सेकेंड ईयर क्लास। आज हम डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट का पार्ट नंबर 2 समझने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 1 में आपको पढ़ा चुका हूँ। जी तो बेटे, जिन्होंने पार्ट 2 सुना हुआ है उनको पता है किडनी फेलियर का यहाँ तक टॉपिक हमने पढ़ाया था, उसके बाद हमने आज समझना है। और किडनी फेलियर याद है क्या होता है? किडनी फेलियर ये होता है कि जब किडनीज़ अपना एबिलिटी छोड़ देती हैं, यानी उनका काम ख़त्म हो जाता है, वो काम करना छोड़ देती हैं, तो हम उसको बोलते हैं किडनी फेलियर। ठीक है। और अब वो कहता है कि जो रीनल डायलिसिस है ना, इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर। किडनी फेलियर या रीनल फेलियर का जो इलाज है वो क्या है? डायलिसिस करवाना है। अब डायलिसिस में क्या होता है बेटे? डायलिसिस के अंदर जो ब्लड के अंदर वेस्ट होता है, ब्लड में से वेस्ट रिमूव करवाना होता है आर्टिफिशियल तरीके से। नॉर्मली ये काम किडनी कर देती है ना, कि वो ब्लड में से वेस्ट को पकड़ के क्या कर देती है? रिमूव कर देती है। लेकिन अब किडनी फेल हो चुकी है, किडनी ये काम नहीं कर पा रही, ब्लड में वेस्ट नहीं निकाल पा रही, तो अब आर्टिफिशियल तरीक़ों से हमने वो वेस्ट निकालना है और इसको हम डायलिसिस बोलते हैं। अब डायलिसिस की जो है ना वो 2 टाइप्स होती हैं, 2 जनरल टाइप्स होती हैं। एक का नाम होता है हीमोडायलिसिस और दूसरे का नाम होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। जी तो बेटे, हीमोडायलिसिस को समझते हैं पहले। देखिए, इस डायलिसिस के तरीके में ना, ये वो हमारा पेशेंट है, उसके जो बॉडी से बाहर लेकर आना है ब्लड, यानी डायलिसिस जो हीमोडायलिसिस है ना, उसमें पेशेंट की बॉडी से ब्लड को बाहर लेकर आया जाता है और फिर हम बाहर क्लीनिंग करते हैं, ब्लड को क्लीन करते हैं। बाहर कहाँ पर ये ब्लड आ रहा है? इस मशीन के अंदर, और ये मशीन का नाम होता है डायलाइज़र। जी तो बेटे, उस मकसद के लिए ना हम यहाँ पर इस जो पेशेंट है ना, उसकी आर्म, नॉर्मली हम उसका आर्म लेते हैं, उसका बाजू लेते हैं, और बाजू के अंदर जो आर्टरी होती है, खून की नाली होती है, उसके अंदर कैथीटर डालते हैं। ठीक है। और फिर वहाँ से ब्लड जो है वो निकाला जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लड रिमूव्ड फ्रॉम आर्टरी। आर्टरी से ब्लड लेना है कैथीटर ट्यूब के ज़रिए। जी तो बेटे, अब स्टोरी को सुनिएगा। ये ब्लड आ रहा है उस पेशेंट का जो कि अभी साफ़ नहीं है, जिसको साफ़ करना है। ठीक है। और इस डायलाइज़र मशीन के अंदर आता है। ये जो रेड है इसमें ब्लड मूव करेगा, और आप देख सकते हो ये ब्लड किधर को मूव करेगा? नीचे की तरफ। आप इन डायरेक्शन को ज़रा एरो को फॉलो करें तो ये नीचे की तरफ है, ब्लड ऐसे नीचे को आ रहा है ना। और यहाँ पर हम 2 बैग यूज़ करते हैं। एक बैग के अंदर आप फ्रेश डायलाइसेट डालते हो। डायलाइसेट वो फ्लूइड होता है, वो लिक्विड होता है जिसने ब्लड का वेस्ट अपने अंदर ले लेना है, यानी ब्लड जैसे गुजरेगा ये भी गुजरेगा, ब्लड का वेस्ट इसमें आ जाएगा। सो देखिए, ये ऊपर की तरफ एरो है, यानी ऊपर को जाएगा, ऐसे ऐसे ये ऊपर को डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है। जबकि ब्लड किधर को मूव करता है? ब्लड नीचे को मूव करता है, तो ब्लड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। ये जो डायलाइसेट है, फ्लूइड है, जो फ्रेश है, साफ़ है, ये ऊपर को मूव करता है। ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ना इन मटेरियल में एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज कैसे होता है कि जो ब्लड की चीज़ें हैं वो ब्लड में से निकल के इस साथ वाले फ्लूइड में आ जाती हैं। यानी देखिए, ब्लड नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो ब्लड की चीज़ें ऐसे निकल के साथ साथ इस फ्लूइड में जाएंगी। फिर ये जो फ्लूइड है ये यहाँ पर इस पाइप में से होता हुआ, ट्यूब में से होता हुआ इस बैग में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या रखा है? यूज्ड डायलाइसेट रखा है। अब बच्चे, चूँकि यहाँ पर क्लीनिंग हो चुकी होगी, यानी जो ब्लड होगा ना, उसमें से जो वेस्ट चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा पानी हैं, जो एक्स्ट्रा साल्ट हैं, वो इस ब्लड में से निकल के साथ वाले डायलाइसेट फ्लूइड में आ चुकी होंगी। तो अब जो ब्लड है वो क्लीन हो चुका होगा, उसको दोबारा से इन ट्यूब्स में से पास किया जाएगा और दोबारा से बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा, लेकिन इस बार वेन के अंदर। आर्टरी से लेना है ब्लड जो कि अभी साफ़ नहीं है, और जब साफ़ कर चुके हों तो वेन के अंदर डालना है, और अगेन एक कैथीटर जाएगा वेन के अंदर जो कि ब्लड को डाल देगा। अब बेटे, लास्ट बात हीमोडायलिसिस के बारे में, कि इस डायलाइज़र मशीन के अंदर ये जो मेम्ब्रेन्स है ना, ये मेम्ब्रेन दीवारें, ये बेसिकली क्या होती हैं? सेमी परमिएबल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो इक्विपमेंट है ना, ये एक फ़िल्टर है, जैसे पानी का फ़िल्टर होता है ना, पानी में से निकालनी है चीज़ें। एंड कंटेन्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मेड ऑफ सेलुलोज। तो ये मेम्ब्रेन कैसे बनी होती हैं? सेलुलोज से बनी होती है। तो बच्चे, ये हमारा हीमोडायलिसिस ख़त्म होता है
आपने सारी बातें पढ़ लेनी है, सेम टू सेम है। जी तो अभी समझते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। डायलिसिस की दूसरी टाइप है। ओके, देखिए बात सुने, इस डायग्राम से समझना है पेरिटोनियल डायलिसिस को। ये हमारा जो सारा हिस्सा है ना, ये हमारा पेट का हिस्सा है, यानी हम इसको एब्डोमेन कहते हैं। तो अंदर जो है वो खाली जगह होती हैं जिसका नाम क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी। यानी हमारे पेट के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कुछ जगह है जिसका नाम है पेरिटोनियल कैविटी। मज़ीद ये है कि ये जो पेरिटोनियल कैविटी होती है ना, खाली जगह, इसके बाहर ये एक येलो सी मेम्ब्रेन होती है। ये येलो सी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर वो खाली जगह मौजूद होती है। तो बेटे इस येलो मेम्ब्रेन को बोलना है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ओके, सो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है हमारे एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर, और उसके अंदर खाली जगह होती है जिसका नाम होता है पेरिटोनियल कैविटी। मज़ीद ये कि येलो के साथ एक रेड लाइन भी जा रही है और बेसिकली वो ब्लड वेसल है। यानी वो जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर रेड यानी ब्लड वेसल भी मौजूद होती है। ओके जी, तो बेटे अब प्रोसेस सुने पेरिटोनियल डायलिसिस का। इसके अंदर बेसिकली किया क्या जाता है, सबसे पहले यहाँ पर ना थोड़ा कट लगा के ना, और जो कैथीटर होता है उसको अंदर डाल देना है इस कैविटी के अंदर, ठीक है। फिर फ्रेश डायलाइसेट को डाला जाता है इस कैविटी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कैविटी के अंदर ये सारा क्या भरा हुआ है, वो डायलाइसेट फ्लूइड भरा हुआ है। तो कुछ घंटे के लिए ना ये पेट के अंदर ही रहेगा। सो आप यहाँ पर एरोज़ को फॉलो करें, ब्लैक एरोज़ जो है ना, उनका मतलब है कि ब्लड में से अब वेस्ट मटेरियल निकल के ना इन फ्लूइड के अंदर आएगा, यानी इस डायलाइसेट के अंदर आ जाएगा वेस्ट मटेरियल। फिर आपने कुछ घंटे इसको रखना होता है पेट के अंदर, सच दैट कि काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है वो इस फ्लूइड के अंदर आ जाए, वेस्ट मटेरियल ब्लड से निकल के। और फिर यहाँ पर हम दूसरे बैग के अंदर डालते हैं यूज्ड डायलाइसेट, जो इस्तेमाल शुदा डायलाइसेट होता है। और ये जो एरोज़ बता रही हैं कि इस ब्लड में से निकल के वेस्ट मूव करता है फ्रॉम ब्लड टू डायलाइसेट। सो ये बात है। और इन दिस प्रोसेस 1.5 to 2 लीटर डायलाइसेट, यानी आपने जो इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड डालना है, डायलाइसेट डालना है, वो कितना होना चाहिए, 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर से 2 लीटर, 2 लीटर फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है। और आपने कितनी देर तक इसको एब्डोमेन, पेट के अंदर छोड़ना है, 4 to 6 आवर, यानी 4 से 6 घंटे ये जो फ्लूइड है ये पेट के अंदर ही रहेगा, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही रहेगा। ओके, आगे कहता है दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स अ डे, बार बार करेंगे, टू अचीव एडिक्वेट क्लियरेंस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ताकि ब्लड में से जो वेस्ट है वो ठीक ठाक, एडिक्वेट कहते हैं मुनासिब, ठीक ठाक निकल जाए, एंड एक्सेस फ्लूइड, और अगर हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा फ्लूइड है, ज़्यादा लिक्विड सा है, तो वो भी निकल के इस डायलाइसेट के अंदर आ जाए, और बाद में डायलाइसेट को हमने रिमूव कर देना होता है। तो बच्चे इसकी रीडिंग आपने कर लेनी है, सेम टू सेम बातें होंगी इंशाल्लाह, कोई फ़र्क नहीं होगा जी। तो अब देखें प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डायलाइसिस। हमने डायलाइसिस की दोनों टाइप्स पढ़ी ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो नंबर 1, डायलाइसिस रिक्वायर्स एक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम। जो डायलाइसिस है ना, आप देखते हो कि इसमें ना हम ब्लड स्ट्रीम यानी खून की नालियाँ, खून के रास्ते, यहाँ तक एक्सेस करते हैं। जैसे हीमोडायलाइसिस में ब्लड को बाहर निकाला गया, और पेरिटोनियल में ब्लड जो है ना वो मशीन कह रहा हूँ सॉरी, डिवाइस ही अंदर डाल दी गई ना, फ्लूइड वगैरह। तो ब्लड के साथ या ब्लड स्ट्रीम के साथ डायरेक्ट एक्सेस चाहिए होती है, विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सो इससे क्या होगा, इन्फेक्शन के खतरे बढ़ते हैं, यानी जो जर्म्स वगैरह हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो इन्फेक्शन कोज करें जी। बच्चे आगे देखें, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना हाइपरटेंशन। बहरहाल यहाँ पर है हाइपोटेंशन इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। देखिए बेटा, हीमोडायलिसिस के अंदर ना ब्लड को बाहर निकाला जा रहा है, ब्लड को कुछ हिस्सा बॉडी के बाहर आता है, तो बाकी जो ब्लड है वो इतना प्रेशर नहीं लगाएगा, सो उससे लो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद मसल को क्रैम्प्स आ सकते हैं, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, कैन अक्कर ड्यूरिंग डायलाइसिस ड्यू टू चेंजेस इन सॉल्ट लेवल, क्योंकि डायलिसिस में सॉल्ट का लेवल चेंज होगा, तो इसलिए मसल क्रैम्प हो सकते हैं। और मसल क्रैम्प क्या होता है कि कोई मसल जैसा कि पाँव का मसल, वो अचानक ही सडन, अचानक ही क्या कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, इनवॉलंटरी, खुद ब खुद, जिससे काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकती है।
आगे कहता है डायलिसिस कैन कॉज एनीमिया, डायलिसिस से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया क्या होता है बच्चे, जब बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का काउंट या उसका लेवल कम होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एनीमिया। तो डायलिसिस से एनीमिया हो सकता है। कैसे, इसकी एक रीज़न तो ये होती है ना कि डायलिसिस कब करवाया जाता है, जब किडनी फेल हो जाती है, तो उसकी रीज़न भी है। लेकिन बच्चे डायलिसिस खुद प्रोसेस के अंदर हर सेशन के अंदर थोड़ा बहुत ब्लड लॉस हो सकता है। इसके अलावा बार बार ब्लड टेस्टिंग होती है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड के साथ रेड ब्लड सेल भी कम हो जाते हैं, या डायलिसिस के प्रोसेस में रेड ब्लड सेल कुछ डैमेज भी हो जाते हैं। तो बहरहाल डायलिसिस से एनीमिया भी देखा गया है पेशेंट्स के अंदर, विच कैन लीड टू फैटीग एंड वीकनेस, जिससे कमज़ोरी थकावट आएगी। अगली बात, अगर हम ओवर डायलिसिस करवा दें, ओवर डायलिसिस से क्या मुराद है कि बॉडी का टू मच फ्लूइड, काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड रिमूव कर लिया जाए टू क्विकली, यानी जल्दी जल्दी हम डायलिसिस करवाएं, ज़्यादा फ्लूइड निकाल ले वो, इट कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। तो अचानक फ्लूइड, इतना फ्लूइड का लॉस होना, इससे डिहाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी में, या लो ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड का कंटेंट भी कम है ना, तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने इस ब्लड में से ही क्या करना होता है, फ्लूइड को, पानी को, वाटर को रिमूव करना होता है। तो अगर आप ज़्यादा ही पानी, वाटर या फ्लूइड रिमूव कर लें तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और आखिरी बात देखें, डायलिसिस ट्रीटमेंट्स कैन बी इमोशनली चैलेंजिंग। तो ये तो बात होती है ना कि जब भी बंदा हॉस्पिटल का सोचता है या कोई इस तरह की इलाज का सोचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली और डर जाता है थोड़ा। तो इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोसेस है ये। पेशेंट्स में फील एंक्शियस, डिप्रेस, ओवरवेल्म बाय द डिमांड्स ऑफ द ट्रीटमेंट। तो ये तो तकरीबन आप हर बीमारी में लिख सकते हैं ना कि उसका ये एक प्रॉब्लम होता है जी। तो बेटे अब है किडनी ट्रांसप्लांट, यानी देखें डायलिसिस जो है वो बार बार करवाना होता है, और आखिरी बात कि पेशेंट इमोशनल हो जाता है, इमोशनली वो बार बार अपने आप को तैयार नहीं कर पाता, और इसके अलावा भी ब्लड लॉस होता है, एनीमिया, यानी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी है। तो फिर उसका ये हल है कि किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाए जी। तो बेटा किडनी ट्रांसप्लांट होता क्या है, इज़ अ सर्जिकल प्रोसेस, ये सर्जरी है, ऑपरेशन है, जिसमें पर्सनस नॉन फंक्शनल किडनी, जिसमें वो शख्स जिसके किडनी काम नहीं कर रही ना, रिप्लेस्ड विद अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ डोनर। तो डोनर से हेल्दी किडनी उसमें डाल दी जाएगी। सो कहता है दिस ट्रीटमेंट इज़ ऑफर्ड टू इंडिविजुअल्स, ये ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है विद एंड स्टेज किडनी फेलियर, कि जिनके किडनी फेलियर के एंड स्टेज चल रहे हैं, अब तो उसके अलावा कोई चांसेस ही नहीं है ठीक होने के या बेहतर होने के जी। तो बेटा यहाँ पर सबसे बड़ा मसला आता है डोनर की किडनी मैच करने का। सो कहता है किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसेस रिक्वायर्स केयरफुल इवेलुएशन, यानी ध्यान से इवेलुएट करना होता है, चेक करना होता है सबको, मैच करना होता है, मॉनिटरिंग टू इंश्योर द बेस्ट रिजल्ट, और सब प्रोसेस को मॉनिटर करना होता है, देखभाल करनी होती है, ताकि हम बेस्ट रिजल्ट मिले फॉर बोथ द रेसिपिएंट एंड द डोनर। डोनर कहते हैं वो शख्स जो किडनी दे रहा है, और रेसिपिएंट जो ले रहा है, दोनों की बॉडीज़ ज़ाहिर है अपनी हद तक सेंसिटिव होंगी ना, तो दोनों की बॉडी में कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट या नेगेटिव कोई रिएक्शन ना हो, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। अब कहता है पोटेंशियल डोनर्स फॉर किडनी ट्रांसप्लांट, यानी डोनर कौन कौन हो सकता है। रिलेटेड डोनर सबसे पहले, यानी एक ऐसा शख्स जो कि जेनेटिकली रिलेटेड है ना रेसिपिएंट के, सच एज पेरेंट, वालदैन में से, सिबलिंग भाई बहन में से, या चाइल्ड यानी अपना बेटा या बेटी भी हो सकता है अगर कोई बड़ी उम्र का ना। सो कैन बी बेस्ट डोनर ऑफ किडनी। तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि कोई रिलेटेड ही हो, रिलेटिव हो। उसके बाद है अनरिलेटेड डोनर, यानी अगर डोनर रिश्तेदार ना हो, रिश्तेदार से मुराद है कि जेनेटिकली ना हो, बहन भाई बच्चे या वालदैन इनके अलावा। तो कहता है कि डोनर कैन नॉट बी जेनेटिकली रिलेटेड टू रेसिपिएंट, ये नहीं भी हो सकते, ठीक है। सच एज जैसा कि स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ, तो अगर ये भी देखें ना तो ये जेनेटिकली तो नहीं, वो बाद में इनका रिलेशन बना ना। उसके बाद फ्रेंड दोस्त हो सकता है, या को वर्कर साथ काम करने वाला कोई हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ डोनेशन इज़ लेस कॉमन। नॉर्मली क्या डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई घर में से ही डोनर बन जाए, लेकिन ये भी है, लेकिन इतना कॉमन नहीं है, बट कैन स्टिल बी सक्सेसफुल। ये कामयाब कब है, इफ़ द डोनर्स एंड रेसिपिएंट्स ब्लड ग्रुप मैच, यानी दोनों के ब्लड ग्रुप मैच करें, एंड टिश्यू टाइप मैच। ये इसलिए मैच करवाते हैं ताकि कोई रिजेक्शन ना हो जाए, बॉडी कोई ओवर रिएक्शन ना कर दे।
उसके बाद बच्चे लास्ट डोनर हो सकता है डिसीज्ड डोनर। डिसीज्ड का मतलब होता है फोर्थ हुआ, जिसकी डेथ हो गई है। सो मैनी पीपल रजिस्टर विद हॉस्पिटल्स फॉर डोनेशन ऑफ देयर ऑर्गन्स। बहुत सारे लोग अपने आप को ना लिखवा लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं कि जैसे ही हमारी डेथ हो हमें इस काम के लिए यूज़ किया जाए, हमारे ऑर्गन्स लोगों को दिए जाए, ठीक है, आफ्टर देयर डेथ, उनकी डेथ के बाद। देयर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द किडनी, जिसमें किडनी भी शामिल होती है, कैन बी डोनेटेड टू इंडिविजुअल्स इन नीड ऑफ अ ट्रांसप्लांट। जिसको किडनी ट्रांसप्लांट करनी है उसको दे दी जाए हमारी किडनी। सो डिसीज्ड डोनर्स किडनी आर केयरफुली मैच्ड टू द रेसिपिएंट। ओके, तो जो डिसीज डोनर की किडनी है, यानी फोर्थ हुए डोनर की किडनी, वो रेसिपिएंट के साथ केयरफुली मैच की जाएगी। किस बेस के ऊपर? ब्लड ग्रुप के बेस के ऊपर, टिश्यू टाइप के बेस के ऊपर, इम्यून सिस्टम कंपैटिबिलिटी, कि दोनों के इम्यून सिस्टम में रिएक्शन तो नहीं आएगा, खासकर रेसिपिएंट पे जिसमें किडनी डालनी है, उसकी बॉडी इम्यून रिजेक्शन तो नहीं कर देगी। जी तो बच्चे आगे देखें, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट, यानी अगर किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाए तो क्या क्या मसले आ सकते हैं। नंबर 1 कहता है द रेसिपिएंट्स इम्यून सिस्टम, ये भी बाद में करके हटाऊँ ना, कि जो रेसिपिएंट है यानी जिसने किडनी लेनी है, उसका जो इम्यून सिस्टम है ना, मे रिकॉग्नाइज द ट्रांसप्लांटेड किडनी एज फॉरेन ऑब्जेक्ट, यानी उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कर सकता है, पहचान सकता है कि जो किडनी लगाई जा रही है, ट्रांसप्लांट की जा रही है ना, वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है, यानी एक बाहर से आई चीज़ है, एंड अटैक इट, और उसको वो अटैक कर देगा उस बंदे का इम्यून सिस्टम, लीडिंग टू ऑर्गन रिजेक्शन। इसको बोलते हैं ऑर्गन रिजेक्शन हो जाना, यानी बॉडी ने इस ऑर्गन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। दिस कैन अकर, ये तब भी हो सकता है इवन इफ़ द पेशेंट इज़ टेकिंग इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस टू प्रिवेंट रिजेक्शन। तो देखिए क्या की जाती है, जब हमने ट्रांसप्लांट करना होता है ना, तो हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट। ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, कम करती हैं, ठीक है, और ताकि रिजेक्शन से रोका जा सके। लेकिन कहता है इनका भी असर नहीं होता, इस मेडिसिन के अलावा भी जो पेशेंट है ना, उसमें इस तरह की रिजेक्शन देखने को मिलती है। जी तो बेटा अगला पॉइंट समझें, पेशेंट्स विद आ सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम। देखिए ना, हम इन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए उस पेशेंट के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं। सो क्या होगा, एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस आफ्टर ट्रांसप्लांट। हम ट्रांसप्लांट तो कर लेते हैं, यानी किडनी तो लगा दी, लेकिन उसके बाद उसको इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इन्फेक्शन मीन जब कोई जर्म जैसा कि बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह आके अटैक करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। क्योंकि बेटा हमने उसका इम्यून सिस्टम ही सप्रेस कर दिया। इम्यून सिस्टम ही तो वो सिस्टम होता है जो जर्म्स से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब अगर उसी को सप्रेस कर दिया जाए या कर दिया गया तो क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो अगली बात है या अगला पॉइंट है वो भी सेम टू सेम नेचर का है कि रेसिपिएंट्स आर गिवन इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस। वही बात है कि हम मेडिसिन देते हैं टू प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन, कि ऑर्गन रिजेक्ट ना हो। लेकिन ऑर्गन तो अगर एक्सेप्ट हो भी गया तो बाकी जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो आ जाएंगे, जैसा कि सच मेडिसिन कैन हैव साइड इफ़ेक्ट सच एज हाई ब्लड प्रेशर उस बंदे को आ जाएगा, वेट गेन, मोटापा आ जाएगा, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड कैंसर। ये इन्फेक्शन की बात ऊपर भी हुई है। तो मेडिसिन देने से वो ऑर्गन जो है उसका तो ट्रांसप्लांट हो जाएगा सक्सेसफुली, मगर उसको जो फ्यूचर में साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा।